गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं रीना महिला आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। अन अकेडमी आप सभी के लिए लेके आए हैं इंडियाज बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपकी यूपीएससी सीएससी की जर्नी को आसान बनाने के लिए। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग एमए इन इकोनॉमिक्स। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने अरिहंत पब्लिकेशन में एडिटर के रूप में काम किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम किया है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। गाइज ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मेरी क्लास की सारी पीडीएफ जो है अपलोड कर दी जाती है। मेरी क्लास के जितने भी नोटिफिकेशन है, लिंक है, पीडीएफ है, स्पेशल क्लास के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो ज्वाइन करना मत भूलिए। रीना अंडरस्कोर महिला टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशन गाइस। जागृति अवस्थी जो है सेकंड रैंक होल्डर, आप में से ही अन अकेडमी की लर्नर थी। सेम वे से इस बार जो है काफी सारे जो लर्नर्स हैं अन अकेडमी के, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने सारे सिलेक्शन इस बार हुए। 169 प्लस जो लर्नर्स है अन अकेडमी की, उनकी सिलेक्शन हुई है आउट ऑफ 761 में से 169 जो है आप ही में से जो आपके अन अकेडमी के लर्नर्स हैं उन्हीं की सिलेक्शन हुई है। सो नेक्स्ट ईयर आई विश आप भी इस लिस्ट में आपका नाम हो। ऐसे ही मेरी गुड विशेस आप सभी के साथ है। सो बने रहिए अन अकेडमी के साथ। अन अकेडमी क्या खास आपके लिए लेके आया है। बात करते हैं जीएस की, तो जीएस प्लस क्लासेस में हमारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस फैसिलिटी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे जो तैयार किए गए हैं हमारे यूपीएससी एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं जीएस आइकॉनिक की, तो पर्सनल गाइडेंस फैसिलिटी, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी प्लानर एंड स्टडी मटेरियल आप सभी को जीएस आइकॉनिक में प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं फीस की। याद रखिएगा यहाँ पे अगर आप 1 साल का जीएस प्लस में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस होगी आपकी नियरली 49,000 के आसपास। अगर आप ये कोड यूज कीजिएगा एम रीना 10 अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और यहाँ पे आपकी फीस हो जाएगी नियरली 44,000। सेम वे से जीएस आइकॉनिक की अगर हम बात करें तो 1 साल की फीस है नियरली 74,000। सेम वे से यहाँ पे अगर आप ये कोड यूज करोगे एम रीना 10 तो आपकी फीस हो जाएगी 67,000 के आसपास। ये बात हमने की है जीएस की। बात करते हैं ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की, तो अन अकेडमी काफी सारे ऑप्शनल जो है प्रोवाइड करता है आपको। ऑप्शनल फैसिलिटी अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है। एक बार आप देखिए, स्क्रॉल कीजिए, अन अकेडमी की एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कीजिए और वेरियस कोर्सेज जो हमारे ऑप्शनल के अन अकेडमी प्रोवाइड आप सभी को कर रहा है तो उसके बारे में जानकारी लीजिए। सो मैक्सिमम ऑप्शनल को की कवरेज अन अकेडमी करता है। सो अगर आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में लेना है तो उस केस में अगर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 साल की फीस रहेगी हमारी 27,000 के आसपास। सेम वे से अगर आप यहाँ पे कोड यूज करोगे एम रीना 10 तो आपकी फीस हो जाएगी 24,000 के आसपास। यहाँ पे आपको कोड यूज करने पे, रेफरल कोड यूज करने पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है गाइस। टॉपिक है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन। पिछली क्लास में हमने इनिशियल कुछ टॉपिक देख लिए थे कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवाइडेशन होता है। आर्टिकल याद करने हमने सीख लिए थे कि जैसे हमारे सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन, 3 पार्ट में हमने सेंटर और स्टेट के रिलेशन डिवाइड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके आर्टिकल को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 2, 4, 5, 6, देन 4, 5, 6। सो यहाँ से आप जो है आर्टिकल को याद कर सकते हो। ऑब्वियसली ये बेसिकली आपको पता है क्रैमिंग ट्रिक है। आपको पता है ये चीज याद रखिए, कई जगह हमें ट्रिक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जो आर्टिकल है सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित वो नहीं याद होते हैं, ठीक है। सो ट्रिक याद रखिएगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें जो नॉर्मल कंडीशन में हमारा फेडरल सिस्टम होता है जहाँ पे पावर्स की डिवाइडेशन होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स के हमारी डिवाइड है सेंटर और स्टेट के बीच में, हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। उसके बाद जो है हमने देखा था कि सेंटर के पास पावर नहीं है कि वो जो स्टेट है उसके मैटर्स में इंटरफेयर करे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशंस जो है, तीन प्रकार के रिलेशंस डिफाइन किए थे, जिसके आधार पे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस स्टडी किए जाते हैं नॉर्मल तौर पे, ठीक है। सो अभी हम बात करें किसकी, लेजिस्लेटिव रिलेशन की। इनिशियली हमने देख लिया था सेंटर और स्टेट जो है बेसिकली यहाँ पे चार प्रकार से, यहाँ हमने देखा था कि चार जो है सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन है, ठीक है। 4 एस्पेक्ट्स हैं उसके। टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, जो सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, पार्लियामेंट जो है का लेजिस्लेशन किस प्रकार से स्टेट फील्ड में होता है, और सेंटर का कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। टेरिटोरियल एक्सटेंट हमने देख लिया था। नेक्स्ट अभी बात करते हैं हम एक मिनट गाइस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हमने देख लिया था। 7 शेड्यूल में हमारे जो सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स का डिवाइडेशन देखा था, किस प्रकार से यूनियन लिस्ट अपने टेरिटरी में रह के अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के लॉ बनाता है, सेम वे से स्टेट अपनी जुरिस्डिक्शन में लॉ बनाता है। फिर हमने कॉन्करेंट लिस्ट देखी थी जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब बारी है 101 अमेंडमेंट एक्ट। 101 अमेंडमेंट एक्ट क्या था, 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2016 का ये अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रोविजन है बेसिकली, एक मिनट गाइस, चलिए अभी जो है यहाँ पे कुछ टेक्निकल ऐसा इशू है, ऐसे ही पढ़ते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि 101 अमेंडमेंट एक्ट की। 101 अमेंडमेंट एक्ट क्या है, 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2006 का है, जिसमें जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। यहाँ पे एक बात की गई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड टैक्स को बना सकता है, ठीक है। किसके पास पावर है, सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है कि वो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड टैक्स को इम्पोज कर सकता है, ठीक है। देखो, Parliament and the state legislature have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the union or by the state, ठीक है। imposed by the union or by the state, ठीक है। यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। यहाँ हमने बात की है कि जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा इम्पोज भी किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है जी, यहाँ पे पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर है। क्या एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सक्लूसिव पावर ये है कि पार्लियामेंट जो है यहाँ पे जो इंटर स्टेट ट्रेड है, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब व्यापार होता है उससे रिलेटेड जो गुड्स और सर्विसेज है उससे संबंधित लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक। द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स where the supply of goods or services or both takes place in the course of interstate trade or commerce, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स के केस में क्या है, ट्रेड और इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के केस में पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है, ठीक है गाइस। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। 101 अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं जो हुआ था 2016 में, जिसके तहत जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेजिड्यूरी पावर की, रेजिड्यूरी पावर की बात करें तो रेजिड्यूरी पावर किसके पास होती है, रेजिड्यूरी पावर जो है किसके पास होती है, रेजिड्यूरी पावर होती है हमारी सेंटर के पास, ठीक है। और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कौन से हैं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट के अंदर है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, ठीक है। ठीक है ये बात कि ना ही कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, ठीक है। सो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स जो है बेसिकली रेजिड्यूरी सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। सो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। एंड दिस रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूड द पावर टू लेवी रेजिड्यूरी टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पे केवल रेजिड्यूरी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ ही नहीं बना सकती है, यहाँ पे रेजिड्यूरी टैक्स भी इंपोज कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है।
यहाँ पे तो याद रखना, रेजिडरी सब्जेक्ट से सारी पावर से रिलेटेड सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, डन है इतनी बात। देन यहां से हमें एक चीज साफ समझ आ गई है कि जो मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है, पूरा हमने पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया हमने, सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर यूनियन लिस्ट में कैसा है, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, रेजिडरी पावर्स किसके पास है, ये सारा हमने पढ़ लिया। यहां से हमें एक चीज क्लियर हुई है कि जो मैटर है नेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है, एंड द मैटर्स विच रिक्वायर यूनिफॉर्मिटी इन द लेजिस्लेशन नेशन वाइड, मतलब ऐसे मैटर्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, और दूसरी बात जहां पे हमें कंट्री के अंदर नेशन वाइड यूनिटी रखनी है, यूनिफॉर्मिटी रखनी है, एक समानता रखनी है, ठीक है, एक मिनट, ठीक, अगर हमें कोई ऐसा मैटर चाहिए जहां पे पूरी कंट्री में हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एक समानता चाहिए, ठीक है, तो उस केस में भी क्या है, उस केस में सेंटर लॉ बनाती है। तो वैसे सारे सब्जेक्ट किसके पास है, ये उन सभी सब्जेक्ट पे पावर किसके पास है लॉ बनाने की, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। सो यहाँ ना एक चीज बिल्कुल हमेशा याद रखनी है कि जो मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे यूनियन लिस्ट के अंदर रहेंगे, ठीक है, द मैटर्स ऑफ रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस, और जो मैटर्स रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस के वो किस में होंगे, स्टेट लिस्ट के अंदर होंगे। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है वो यूनियन लिस्ट में हुए, और जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, रीजनल लोकल इश्यूज हैं, वो सारे सब्जेक्ट कहां पे है, स्टेट लिस्ट में, ठीक है। द मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस एंड द मैटर्स विच परमिट डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट आर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। द मैटर्स ऑन विच uniformity of legislation throughout the country is desirable but not essential are enumerated in the concurrent list, ठीक है, बात समझ आ गई। देखो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तीनों में क्या डिफरेंस है, नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर डाल दिया हमने यूनियन लिस्ट में, रीजनल और स्टेट के जो लोकल इश्यूज होंगे, जो रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हमने डाल दिए स्टेट के अंदर। जो मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और जो मैटर पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मिटी रखनी है जिन सब्जेक्ट्स की, ठीक है, बट वो एज मच एज जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्हें यूनियन लिस्ट में जगह दी जाए। और उसके अलावा हमें जो है उन सब्जेक्ट्स के द्वारा उन सब्जेक्ट पे लॉ कैसे बनाने हैं, ऐसे लॉ बनाने हैं कि वो पूरे कंट्री में एक रूपता लाए, ठीक है, यूनिफॉर्मली जो है उनके लिए लॉ बनाए जाए, ठीक है। So matter on which the uniformity of legislation throughout the country is desirable, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिन पे लॉ बनाने के बाद उनका एक रूप होना, यूनिफॉर्म होना मैंडेटरी है, ठीक है, कंट्री के लिए डिजायरेबल है यूनिफॉर्म लॉज रिगार्डिंग सच सब्जेक्ट, ठीक है। सो उन्हें किस में डाला गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में, बट असेंशियल नहीं है एज मच एज कि उन्हें यूनियन लिस्ट में डाल दिया जाए। तो इसीलिए एक तीसरी लिस्ट बनाई गई है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे इट परमिट्स द डाइवर्सिटी अलोंग विद द यूनिफॉर्मिटी। कॉन्करेंट लिस्ट क्या करती है, कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पे डाइवर्सिटी को परमिट करती है और यूनिफॉर्मिटी को परमिट करती है, ठीक है। देन एक चीज यहाँ पे समझनी है, अगर हम अदर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, अदर फेडरल सिस्टम्स की बात करें, जैसे एग्जांपल अगर हम यूएस का लेते हैं, तो यहाँ पे जो रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं वो किसके पास होती है, स्टेट के पास होती है, और हमारे यहाँ पे किसके पास है, हमारे यहाँ पे सेंटर के पास है, ठीक है। और हमारा सिस्टम कैसा है, क्या फेडरल है, टोटली नहीं, हमारा सिस्टम है क्वासी फेडरल सिस्टम, ठीक है, समझ आ गई बात। सो यहाँ पे अगर हम यूएस का एग्जांपल देखते हैं, तो यूएस के अंदर रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है, स्टेट के पास है, और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम किसको फॉलो करता है, अमेरिकन पैटर्न को फॉलो करता है, जहां पे सिंगल एन्यूमरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। और अगर हम कनाडा के, हमने 3 एग्जांपल यहाँ से लेने हैं, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा। कनाडा का सिस्टम कैसा है, देयर इज अ डबल एन्यूमरेशन फेडरल एंड प्रोविंशियल। यहाँ पे कैसा है, डबल एन्यूमरेशन है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम भी है और प्रोविंशियल भी है, मतलब वही जैसे भारत में सिस्टम है, ड्यूअल सिस्टम है, यहाँ पे भी
जो है डबल या ड्यूअल सिस्टम लाई करता है कनाडा के अंदर। और रेजिडुअरी पावर्स कनाडा में किसके पास होते हैं? रेजिडुअरी पावर्स रहती हैं सेंटर के पास। और कनाडा में भी क्या है? कनाडा में है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर। जिस प्रकार से भारत में स्ट्रॉन्ग सेंटर की जो बात की गई है, सेम वे से कनाडा में भी सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा गया। ठीक है, और कनाडा में रेजिडुअरी पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास है। ठीक है जी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या कहा गया था? जो फेडरल, यहाँ पे भी अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 3 फोल्ड एन्यूमरेशन रखा गया, जिसमें 3 लिस्ट बनाने की बात कही गई है। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द स्कीम ऑफ दिस एक्ट बट विद वन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, आज का जो सिस्टम है वो भी 1935 को फॉलो करता है। सेम में से यहाँ पे भी क्या है? 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और उस समय 1935 के एक्ट में कितनी लिस्ट बनाई गई थी? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक डिफरेंस है। This act, the residuary powers were given neither to the federal legislature nor to the provincial legislature। यहाँ पे ना तो फेडरल लेजिस्लेचर को दी गई है और ना ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दी गई थी, बट किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस समय पे गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया जो थे, उन्हें जो है रेजिडुअरी पावर्स दी गई थी। ठीक है, ये बात समझ आएगी कि मेन डिफरेंस क्या है? कि मेन डिफरेंस यहाँ 1935 के एक्ट में है कि वहां पे ना तो फेडरल को रेजिडुअरी पावर्स दी गई, ना ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रेजिडुअरी पावर्स दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे भारत में और अभी प्रेजेंट टाइम में किसकी क्या कंडीशन है? आज के टाइम में रेजिडुअरी पावर्स किसको दी गई है? सेंटर को दी गई है। ठीक है, यहाँ पे रेजिडुअरी पावर्स किसको दी गई है? सेंटर गवर्नमेंट को दी गई है। ठीक है, इंडिया जो है, अगर हम रेजिडुअरी पावर्स की बात करते हैं तो इंडिया जो है किसको फॉलो करता है? कैनेडियन सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, इसका अगर रेजिडुअरी पावर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कनाडा किसको इंडिया जो है कनाडा को फॉलो करता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली secures the predominance of the union list over the state list and the concurrent list। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की गई कि प्रीडोमिनेंस है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी सर्वोपरि भारत में कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। मैक्सिमम पावर किसके अंदर है? हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है, सो प्रीडोमिनेंस किसका है? यूनियन लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, एंड दैट द कॉन्करेंट लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट की, यहाँ पे डोमिनेंस है बेसिकली किसका? कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली सिक्योर्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ द यूनियन लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट। सो सॉरी, यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, पर कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर देता है। यहाँ पे यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट ज्यादा पावरफुल है किससे? स्टेट लिस्ट से। ठीक है, यूनियन के पास पावर है यहाँ पे स्टेट के कुछ मैटर्स पे लॉ बना सकता है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी बात अगर हम करें स्टेट लिस्ट की, अगर हम बात करें ये स्टेट लिस्ट पे बना सकता है, यूनियन सेंटर के पास पावर है। वेरियस एग्जांपल हमने इमरजेंसी के टाइम पे भी देखे थे, फेडरल सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी देखे थे, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी देखे थे। ठीक है, सो सेम वे से यहाँ पे अगर दोनों की बात करें तो यूनियन लिस्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्टेट लिस्ट पे। अगर हम कॉन्करेंट की बात करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट किस पे डोमिनेट करती है? स्टेट लिस्ट के ऊपर। कैसे डोमिनेट करती है? यहाँ पे अगर जो है सेंटर और स्टेट दोनों कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे लॉ बनाते हैं, ठीक है, उस केस में यहाँ पे कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? यहाँ पे जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या है? सेंटर को सुप्रीम पावर है। ठीक है, सेम वे से अगर कोई स्टेट का इशू है, मान लीजिए नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर, उस पे पार्लियामेंट लॉ बना रही है, तो यहाँ पे भी लॉ किसका प्रिवेल करेगा? जो लॉ सेंटर ने बनाया है। अगर स्टेट सब्जेक्ट पे स्टेट ने भी लॉ बनाया है और यूनियन ने भी यानी सेंटर ने भी लॉ बनाया है, उस केस में किसका प्रिवेल करेगा? सेंटर गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, तो उस केस में अगर दोनों पे ओवरलैपिंग होती है तो किसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? किसको कौन प्रिवेल करेगा? यहाँ पे यूनियन लिस्ट विल प्रिवेल। ठीक है, यूनियन लिस्ट क्या करेगी? प्रिवेल करेगी। ठीक है, इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पे
यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी, ठीक है। सो यूनियन लिस्ट जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है। वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट, देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझो, हमेशा सेंटर का जो बनाया हुआ लॉ है वो प्रिवेल करेगा, भले ही अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें और स्टेट लिस्ट की बात करें, ठीक है। भले ही हम यूनियन लिस्ट की बात करें और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, ठीक है। भले ही हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें और स्टेट लिस्ट की बात करें, ठीक है, कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? कॉन्करेंट लिस्ट का, ठीक है। ये बात समझ आई क्यों? क्योंकि सेंटर को ज्यादा पावर है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इट अगेन former which should prevail, ठीक है। एंड देयर इज अ conflict between concurrent list and the state list, उस केस में भी क्या होगा? वहां पे भी यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी, ठीक है। देन तीसरी जो हमारे पावर्स की डिवाइडेशन है बेसिकली, वो किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इन द स्टेट, ठीक है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इन द स्टेट। यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे एक छोटी सी बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को किसके रिगार्डिंग? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इन द स्टेट लिस्ट। और यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से हैं? पहला, अगर जो है राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दी, ठीक है, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, इफ देखो यहाँ पे राज्यसभा लॉ रेजोल्यूशन पास कर देगी तो उस केस में लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। इफ द राज्यसभा डिक्लेयर्स दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर कर दे कि ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है किसके ऊपर? स्टेट लिस्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है तो उस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, भले ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड हो या फिर कोई मैटर हो स्टेट लिस्ट का, अगर ये रेजोल्यूशन राज्यसभा पास कर देती है, ठीक है। then parliament becomes competent to make laws on that matter, यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर है उस मैटर पे लॉ बनाने की। such a resolution must be supported by 2/3 of the member present and voting, इस प्रकार का अगर कोई रेजोल्यूशन है वहां पास होने के लिए उसको कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो ये कितने टाइम के लिए फोर्स में रहेगा? 1 साल के लिए, ठीक है। कितने टाइम के लिए ये फोर्स में रहेगा? ये रहेगा 1 साल के लिए। एंड इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है। इसको कितनी बार भी अगर कोई लॉ जो है बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, रेजोल्यूशन पास किया पहली बात राज्यसभा के द्वारा कि आप जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई कि आप जो है स्टेट लिस्ट का या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड लॉ बनाइए, ठीक है। यहाँ पे अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए फोर्स में रहेगा? 1 साल के लिए, ठीक है। और इसको जो है बार कितने नंबर ऑफ टाइम भी इसको रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है, बट एक बार में 1 साल तक ही इसको रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। द लॉ सीजेस टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज्ड टू बी इन द फोर्स, अगर जो रेजोल्यूशन जो है वो उसका जो फोर्स में इम्प्लीमेंट बेसिकली उसका अगर उस रेजोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, हैज सीज्ड टू बी इन द फोर्स, उस केस में जिस टाइम पे रेजोल्यूशन खत्म होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन खत्म होगा, उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो जो लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो भी क्या हो जाएंगे? सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। द लॉ सीज टू हैव इफेक्ट on the expiration of 6 months after the resolution has ceased to be in the force, ठीक है। then यहाँ पे भी क्या है? the power of state legislature to make a law in the matter is not restricted, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है
कि अगर कोई राज्यसभा रेजोल्यूशन पास भी कर दे, उस केस में क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे लॉ बना सकती है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यहाँ पे राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता है, बना सकता है। बट इन केस ऑफ रिपग्नेंसी, अगर डुप्लीकेसी होती है तो उस केस में क्या होगा, बिटवीन द स्टेट और पार्लियामेंट्री लॉ के बीच में डुप्लीकेसी होती है कि सेम सेम दोनों बना देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे लेटर इज टू प्रिवेल, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ ही प्रिवेल करेगा, ठीक है। मतलब अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करती है, पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकते हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे एक चीज है कि अगर पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है और सेम लॉ स्टेट लॉ बनाती है, वो डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। उस केस में जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है वो ही प्रिवेल करेगा, ठीक है। चलिए, देन सेकंड क्या है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे भी कौन स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट एक्वायर्स अ पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड और स्टेट लिस्ट पे भी कौन लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड और उसके अलावा स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है, ठीक है। एंड द लॉज बिकम इनऑपरेटिव, ठीक है। याद रखना, जैसे ही इमरजेंसी हटती है, जैसे ही इमरजेंसी हटती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, द लॉज बिकम इनऑपरेटिव, ठीक है। जैसे ही भारत में मान लीजिए आज जो है इमरजेंसी खत्म हो गई, तो यहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर क्या होगा, ये लॉ इनऑपरेटिव हो जाएंगे, ठीक है। द लॉज बिकम इनऑपरेटिव on the expiration of the 6 month after the emergency has ceased to operate, ठीक है। Then यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी the power of a state legislature to make laws on the same matter is not restricted। यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। यहाँ पे केवल और केवल अगर स्टेट लॉ बनाता है और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, दोनों के बीच में डुप्लीकेसी हो जाती है, रिपग्नेंसी हो जाती है, उस केस में जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो ही प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो हमने अब तक देखा था कि अगर कंफ्लिक्ट हो यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में तो किसको ज्यादा पावर होगी, कौन प्रिवेल करेगा, यूनियन लिस्ट। अगर इशू हो कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, कौन प्रिवेल करेगा, कॉन्करेंट लिस्ट प्रिवेल करेगा, ठीक है। अगर इशू हो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट में तो कौन प्रिवेल करेगा, यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे पावरफुल कौन है, सेंटर पावरफुल है, पार्लियामेंट पावरफुल है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, अब हमने देखा कि राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है, तीसरी कंडीशन, और उसके बाद हमने इमरजेंसी देख लिया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा ये है कि अगर जो है कोई स्टेट रिक्वेस्ट करे या एक से ज्यादा स्टेट मिलके रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। When the legislature of 2 or more state pass a resolution requesting the parliament to enact the laws on a matter of the state list, यहाँ पे स्टेट कहते हैं पार्लियामेंट को कि यहाँ प्लीज आप जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर क्या कर दीजिए, लॉ बना दीजिए, ठीक है। समझ आ गई बात। स्टेट किसको रिक्वेस्ट करते हैं, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है प्लीज स्टेट लिस्ट पे क्या कर दो, लॉ बना दो, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ फॉर रेगुलेटिंग द मैटर, उस केस में मैटर को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना देगी, ठीक है। एंड अ लॉ सो इनेक्टेड अप्लाइज ओनली टू दोज स्टेट व्हिच हैव पास्ड द रेजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ये जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी स्टेट के रिक्वेस्ट के ऊपर, उन्हीं राज्यों में लगाया जाएगा जिन राज्यों के द्वारा इसे पास किया गया है, ठीक है। मतलब जिस राज्य ने, जिन भी राज्यों ने मिलकर रिक्वेस्ट की थी पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट पे लॉ बना दीजिए, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना दीजिए, उस केस में केवल उन्हीं राज्यों के अंदर ही इसको जो बेसिकली इनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। द लॉ सो इनेक्टेड एंड अप्लाइज ओनली टू दो स्टेट्स व्हिच हैव पास्ड द रेजोल्यूशन, ठीक है। देन यहाँ पे भी क्या होगा, एनी अदर स्टेट में अडॉप्टेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ स्टेट ने मिलके जो है पहले तो रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट को, फिर जो है कोई अदर स्टेट है, मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी और बिहार ने रिक्वेस्ट की थी पार्लियामेंट को कि प्लीज स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना दीजिए, ठीक है।
स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना दीजिए। लेटर ऑन हरियाणा भी सेम लॉ चाहता है, ठीक है। लेटर ऑन उस समय पे यहाँ पे रेजोल्यूशन पास नहीं किया, बट बाद में हरियाणा कहता है कि हमें भी ये रेजोल्यूशन पास करना है और हमें भी सेम लॉ चाहिए जो पार्लियामेंट हमारे लिए बना दे, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा, एनी अदर स्टेट में अडॉप्ट इट, इसको अडॉप्ट कर सकता है कोई अदर स्टेट, इट if afterwards by passing a resolution to that effect in its legislature। पहली बात उसके बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे हरियाणा चाहता है कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उसके लिए उसे अपनी लेजिस्लेचर से एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बिहार और यूपी की रिक्वेस्ट पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट ने स्टेट लिस्ट पे जो है लॉ बना दिया। हरियाणा गवर्नमेंट बाद में कहती है कि हमें भी ये लॉ को अडॉप्ट करना है। उस केस में क्या करना होगा, हरियाणा की लेजिस्लेचर को अपनी लेजिस्लेचर से एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। एंड सच लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। और वो लॉ, ठीक, वो लॉ अगर अमेंड करना है, रिपील करना है, तो उसको कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे हरियाणा अडॉप्ट भी कर लेता है, यूपी और बिहार ने तो रिक्वेस्ट किया ही था, उस केस में ये लॉ जो है यहाँ पे अगर उसमें कुछ चेंज करना है, अमेंड करना है, तो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। नॉट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट, यहाँ पे कंसर्न स्टेट इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, इसको रिपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर जो कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बना दिया, तो यूपी और बिहार और बाद में अगर हरियाणा ने अडॉप्ट कर लिया तो ये उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। चेंजेस कौन करेगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। समझ आई बात कि पार्लियामेंट ही उसमें लेटर ऑन चेंजेस और अमेंडमेंट कर सकती है, रिपील भी पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। The effect of passing a resolution under the above provision is that the parliament becomes entitled to legislate with respect to a matter for which it has no power to make law। यहाँ पे देखो एक चीज समझो कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना रही है जिसके लिए उसके पास पावर नहीं थी। वो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसे पावर दी गई है। और पावर दी किसने है, स्टेट्स ने मिलके रिक्वेस्ट किया है कि आप इस मैटर पे लॉ बना दीजिए। यहाँ पे याद रखना है कि पार्लियामेंट की पावर नहीं थी स्टेट उस स्टेट मैटर पे लॉ बनाने की, पर ये स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे लॉ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट्स के द्वारा पार्लियामेंट को एंटाइटल किया गया है कि आप जो है लेजिस्लेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर, ठीक है। The state legislature ceases to have power to make a law with respect to that matter। यहाँ पे एक चीज समझो, अब अपनी जो पावर थी स्टेट किसको दे रहे हैं, सेंटर को दे रहे हैं। लेटर ऑन जो है उनकी खुद की ही पावर उनको नहीं मिलेगी, किसके पास चली गई है, पार्लियामेंट के पास चली गई है। क्योंकि कैसे पता है कि पार्लियामेंट के पास, क्योंकि उसमें चेंज भी तो नहीं कर सकते, अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, रिपील भी नहीं कर सकते। वो कौन करेगा, वो भी पार्लियामेंट करेगा। और वो मैटर था किसका, मैटर था स्टेट लिस्ट का। आपने अपनी पावर किसको दे दी है, यहाँ पे पार्लियामेंट को दे दी है, ठीक है। The resolution operates as a abdication or surrender of the power of the state legislature with respect to that matter, and it is placed entirely in the hands of parliament which alone can legislate with respect to it, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट को अपनी पावर सरेंडर कर दी गई है, पार्लियामेंट को अपनी पावर दी गई है, जिसमें बाद में स्टेट लेजिस्लेचर कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे उसी मैटर पे केवल और केवल पार्लियामेंट अकेला ही लॉ को लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक है। अमेंडमेंट करेगा, रिपील करेगा, लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने। यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी है, स्टेट मैटर था, स्टेट की पावर थी, स्टेट ने अपनी पावर टोटली किसको दे दी, पार्लियामेंट को दे दी है, ठीक है। देन इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखना कि अगर किसी कोई स्टेट मैटर था जिसपे लेटर ऑन रूल बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये इसके सभी लोग अवेयर होंगे इससे संबंधित। वाटर का जो लॉ है, वाटर एक्ट है 1974 का, ये भी हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 किसके द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। किसके ऊपर, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। देखो
चौथा इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है? चौथा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जब पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है। अगर जो है स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कब लॉ बना सकता है? अगर कोई स्टेट लिस्ट का मैटर है और इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के किसी मैटर पे लॉ बना सकता है अगर पार्लियामेंट को कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, कन्वेंशन है, ठीक है, उसे भारत में इंप्लीमेंट करना है। उस केस में लॉ कौन बनाएगा? उस केस में लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। दिस प्रोविजन एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट्स। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करना होता है। जो भी भारत सरकार ने इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट या कन्वेंशन साइन किया है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट मैटर पे भी अगर लॉ बनाना होता है तो पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। देन और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सम एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है याद रखो। यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947, जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1992 एंड लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट एंड ट्रिप्स से संबंधित और एनवायरमेंट से संबंधित लॉ भी किसके द्वारा बनाए गए हैं? पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए गए हैं। किस लिए? इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जहां पे पार्लियामेंट स्टेट के जो सब्जेक्ट है वहां पे लॉ बना सकता है, व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड, ठीक है। पहले हमने नेशनल इमरजेंसी देख लिया है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी की हमने बात कर ली है, और क्या बात की है हमने? अगर स्टेट रिक्वेस्ट कर दे या फिर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे, चार चीजें हमने देख ली है। पांचवा पॉइंट क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे, ठीक। When the president rule is imposed in a state, the parliament becomes empowered to make law with respect to any matter in the state list in relation to that state, ठीक है। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज है, ठीक है, मान लो आर्टिकल 356 के तहत किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक, तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग, स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे क्या कर सकता है? लॉ बना सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू दैट स्टेट, ठीक है। A law made so by the parliament continues to be operative even after the president rule, ठीक है। जैसे नेशनल इमरजेंसी हटने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो लॉ था वो खत्म हो जाता है, पर प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे क्या बात है? प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है वो ऑटोमेटिकली नहीं हटता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद जो भी मीनवाइल पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं हटते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है, वो उन्हें अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, फर्दर जो भी चेंजेस चाहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर वो कर सकते हैं उनमें, पर ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते, एग्जिस्टेंस इनकी खत्म नहीं होती है, ठीक है। This means that the period for which a law remains in force is not coterminous, ठीक है। यहाँ पे जो लॉ है, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल हटेगा स्टेट से, वो नॉट कोटर्मिनस, ठीक है, कोटर्मिनस नहीं है विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, की प्रेसिडेंट रूल हटा और साथ में जो लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो भी हट गए, ऐसा नहीं है, कोटर्मिनस नहीं है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, सच लॉ कैन बी रिपील्ड, एड और री इनेक्टेड। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर तो है, वो कर सकता है, लॉ को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, हटा सकता है, पर ये ऑटोमेटिकली नहीं हटेगा, ठीक है। देन चलिए चौथा पॉइंट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टफ है ये क्लास, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि कंफ्यूजिंग रहता है कि किसने क्या बनाया, कैसा लॉ बना है। लेटर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है फर्दर जो है पावर का डिवाइडेशन हुआ है हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। सो सेंटर और स्टेट रिलेशन पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि फेडरल इमरजेंसी के टाइम पे, फेडरल स्ट्रक्चर के टाइम पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिस्कशन के टाइम पे बहुत सारे डिस्कशन थी कि आप हमेशा ये कहते थे कि भाई यहाँ पे कैसे सब्जेक्ट्स का डिवाइडेशन हो रहा है, कैसे पावर्स का डिवाइडेशन हो रहा है, कैसे जो है सेंटर गवर्नमेंट किन किन सिचुएशन में स्टेट के मैटर पे इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। चलिए
अब जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे कुछ बैचेस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 29 से, जहां पे 1 ईयर के लिए और 2 ईयर बैचेस स्टार्ट हैं। और जो भी स्टूडेंट 2022 और 2023 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैचेस अवेलेबल है। बाइलिंगुअल इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास बैचेस अवेलेबल है, सो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप 2022 और 2023 को टारगेट कर रहे हैं सो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन के टाइम पे mreena10, और आप जैसे ही इस कोड को यूज करोगे आपको मिलेगा 10% का रिलैक्सेशन अपनी फीस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या खास है, उसके अलावा 18 अक्टूबर से हमारे मेंस के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। क्वालिटी एनहेंसमेंट बैच और आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आंसर राइटिंग प्रोग्राम है गाइस, याद रखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे बैचेस हमारे 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, क्वालिटी एनहेंसमेंट भी और आंसर राइटिंग भी। तो आप जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन के टाइम पे mreena10 कोड का यूज करना ना भूलिए, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारा एक वीकेंड करंट अफेयर बैच भी है। वीकेंड करंट अफेयर बैच जो है हमारे इंडिया टॉप एजुकेटर्स के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। इस बैच में आपके जितने करंट अफेयर के सोर्सेज हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, पीआईबी, राज्यसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो, कुरुक्षेत्र, जितने भी सोर्सेज हैं उन सभी सोर्सेज को कलेक्टिवली सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 29 सितंबर से, वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच के अंदर, ठीक है गाइस। सो याद रखिएगा ये बैच हमारा 29 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, और अगर आपको यूपीएससी सीएससी क्रैक करना है तो करंट अफेयर आपका पाथवे है टू क्रैक यूपीएससी सीएससी, ठीक है। समझ आई बात। सो गाइस अगर आपने सब्सक्रिप्शन अब तक नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ पे कोड यूज करना है mreena10, mreena10 कोड का इस्तेमाल कीजिए और आपको मिलेगा यहाँ पे 10% का डिस्काउंट, ठीक है। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है जैसे ही लेक्चर खत्म होगा रीना_महिला जो टेलीग्राम चैनल है उस पे अपलोड कर दी जाएगी, रीना_महिला टेलीग्राम चैनल पे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल, एंड ऑल्सो रीना_महिला इज माय प्रोफाइल नेम। स्पेशल क्लास के लिए मेरा जो प्रोफाइल नेम है वो रीना_महिला है। मेरी जितनी क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप मुझे फॉलो करते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, लेट्स क्रैक इट।